नमस्कार, आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज बात करेंगे हम देश में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों की। तो देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान 8 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक की। उन्होंने कहा यह तय करना है कि चुनाव में कोई भी मनी पावर और मसल पावर से वोटर को प्रभावित ना कर सके। तो अब देखना होगा कि किस रणनीति के साथ सभी दल चुनावी मैदान में उतरेंगे। आज चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, दिवाकर मुक्तिबोध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्नीम खान जी हमारे साथ बनी हुई हैं, डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पे। और मेरा पहला सवाल दिवाकर जी से। दिवाकर जी, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और अभी हाल ही में खबर आई है कि गहलोत सरकार ने 53 RAS का तबादला कर दिया है। ये ऐसे अफसर हैं जो कहीं ना कहीं अब एक तरह से तैयारी माने जाए राजस्थान चुनाव को लेकर। आप क्या मानते हैं, इनके तबादले से कितना फर्क पड़ेगा और किस तरह से चुनावी रणनीति के तहत माना जाए? नमस्कार। देखिए, ये तो राजस्थान का मामला है, ज़्यादा बेहतर तो तस्लीम बता सकती है। छत्तीसगढ़ की बात यदि आप करें तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में ज़रूर कुछ कह सकता हूँ। तो जी। अभी जो तबादलों की मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी करीब-करीब पूरी हो गई है और शायद ही अब कुछ कोई तबादले हो, क्योंकि चुनाव के लिए अब बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं है। जैसा कि आप कह रही हैं, पिछले जो 2018 के जो चुनाव हुए थे, वो 12 नवंबर और 18 नवंबर 2 चरणों में हुए थे। तो मुझे लगता है कि इसी के आसपास ये चुनाव इस बार भी होंगे। तो एकदम से अभी कोई मुझे तो इस बारे में कोई खास जानकारी अभी है नहीं कि शासन और कोई तबादले करने वाली है कि नहीं। लेकिन जो ये तबादले किए जाते हैं वो शासन की मंशा के अनुरूप किए जाते हैं और निश्चित रूप से इसके पीछे भावना यही रहती है कि जो चुनाव संपन्न हो, मतदान जो संपन्न हो, वो सौम्य बिल्कुल। तरीके से, शांत तरीके से, बिना किसी गतिरोध के संपन्न हो जाए। जी, तस्नीम जी, मेरा यही सवाल आपसे, क्या गहलोत सरकार अपनी तैयारी पूरी करना चाहती है इन तबादलों के साथ? बिल्कुल, प्रशासनिक फेरबदल की जब भी बात आती है चुनाव से ठीक पहले, तो हम जानते हैं कि प्रशासनिक फेरबदल उन्हीं लोगों का किया जाता है जो सरकार के पक्ष में किसी तरह से उनकी योजनाओं को लेकर या सरकार के काम को लेकर जो है वो किसी तरह से अपना पक्ष रख सके। तो इसलिए ये प्रशासनिक बड़ा फेरबदल एक बार फिर किया गया है। 2 दिन पहले ही कई थानों के उप अधीक्षक भी बदले गए थे और अब आरएएस अधिकारी 53 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। एक आईएएस ऑफिसर का तबादला किया गया है। तो पुलिस और प्रशासनिक जो भी बेड़ा है राज्य सरकार का राजस्थान में, उसमें लगातार जो है तबादलों का दौर जारी है और हर दिन रात होते होते कार्मिक विभाग जो है वो कोई ना कोई आदेश जारी करता है, पुलिस विभाग कोई ना कोई आदेश जारी करता है। कई थानों के जो है उपाधीक्षक बदले गए हैं। आज भी 12 जो जिला है, आज वहां पे भी एक उपाधीक्षक जो है आज भी बदले गए हैं। तो ये लगातार तबादले हम देखते हैं कि चुनावों के पक्ष में राज्य सरकार किस तरह से अपने काम कर सकती है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि मंत्रियों की पसंद के जो अफसर है, मंत्रियों के या विधायकों की जो पसंद के अफसर है, नेताओं के पसंद के जो अफसर है, वो अपने अपने इलाकों में चाहते हैं ताकि वो अपने जो भी योजनाओं के साथ, जिन योजनाओं के साथ जनता के सामने वो जाना चाहे, उनमें किसी न किसी तरह से उन्हें किसी तरह का सपोर्ट मिल सके। तो इसलिए इन आला अधिकारियों के तबादले यहाँ पर लगातार जारी हैं। आज ही की जी। मैं बात करूं तो अशोक गहलोत जो है यहाँ पर लगातार कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 8 नए बोर्ड का गठन किया है। अभी कुछ ही देर पहले खबर आई है कि 8 नए बोर्ड का गठन किया गया है। चाहे वो पुजारी बोर्ड की बात हो, कायस्थ कल्याण बोर्ड की बात हो, धानक्या कल्याण बोर्ड की बात हो, जाटव कल्याण बोर्ड की बात हो। तो कई सारी जातियों को साधने के लिए कई सारी जातियों का यहाँ पर उन्होंने आज ही बोर्ड का गठन किया है और उन बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष भी यहाँ पर नियुक्त किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी जी कि तैयारियां बिल्कुल। पूरी चल रही हैं सभी दलों की तरफ से। डॉक्टर सुधीर जी, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अब सीएम चेहरा नहीं दिया गया है, यानी सीएम शिवराज, जिनके चलते 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश में यहाँ पर राजनीति की गई। लेकिन इस बार
जो बीजेपी ने अपना प्लान बनाया है उसके मुताबिक अब कोई सीएम चेहरा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम शिवराज जनता के बीच जब जाते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि अगली बार भी क्या वो उन्हें सीएम देखना चाहते हैं या नहीं। तो क्या इससे हम मायने निकालें? देखिए गीतू जी, बहुत ही दिलचस्प नज़ारा मध्य प्रदेश में है। शिवराज सिंह चौहान ने सर्वाधिक समय तक इस देश में मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन इस चुनाव में जबकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक लोकसभा की सीटें इन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश में हैं। उसके बाद राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मिजोरम का नंबर आता है। लगभग 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित या प्रक्षेपित न करने के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी है और उसकी व्यवस्था भी है। राजस्थान में भी देखिए स्थितियां ये हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा सामने नहीं रखा है, और नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अन्यत्र भी कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनके पास कोई चेहरा नहीं है, और अगर कोई चेहरा है तो वो कमल है, जो कि उनका चुनाव चिन्ह है। मध्य प्रदेश में स्थिति और भी ज़्यादा दिलचस्प और विषम है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधा दर्जन सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिनके पुत्र निवर्तमान विधानसभा में सदस्य थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने, तो एक जो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का असमंजस, उनका संशय और उनकी नई रणनीति, इसको आप जिम्मेदार मानिए। तो फेसलेस होकर चुनाव मैदान में उतरना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कल तक पिछले चुनाव में कांग्रेस का इसलिए मखौल उड़ाती थी कि उनके पास मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं रहता था और ये कहा जाता था कि विधायक दल के सदस्य नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे, तो अब बिना चेहरे के 5 राज्यों में सामने आना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए घाटे का सौदा होगा, और इसकी क्षतिपूर्ति उसको कम सीटों के जरिए करनी पड़ सकती है। जी, जी दिवाकर जी, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो उसके लिए सीएम भूपेश बघेल का नाम उन्होंने आगे किया है? ऐसे में बिना किसी सीएम चेहरे के छत्तीसगढ़ में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो अपने आप में कई सवाल खड़े होंगे। क्या छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा नेता नहीं है बीजेपी की तरफ से जिसे सीएम के तौर पर खड़ा किया जा सके? देखिए, आपने 2018 के चुनाव का आपको स्मरण होगा। 2018 के चुनाव में और 2003, 2008 और 2015 के चुनाव में, 13 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में लगातार 15 साल तक यहाँ राज किया, उसके बाद 2018 के जो चुनाव हुए वो बहुत ही मतलब राजनीतिक दृष्टि से भी और नतीजे की दृष्टि से भी पार्टी के लिए बहुत ही खराब रहे। 90 में से केवल 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और आज की स्थिति में केवल 13 सीटें उनके पास में हैं। तो चूंकि इस बुरी तरह से पराजय के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास में प्रदेश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी ऐसा नेतृत्व उभर नहीं पाया इन 15 सालों में जिसे जो रमन सिंह को रिप्लेस कर सके। और चूंकि रमन सिंह खुद भी मतलब एक तरह से 15 साल के शासन के बाद में जो एक निस्तेजता आ जाती है, उस तरह के जो ये कहना चाहिए जो निष्क्रियता आ जाती है, चाहे वो पार्टी के स्तर पर हो चाहे व्यक्तिगत नेताओं के स्तर पर हो, वो निष्क्रियता पूरे समय तक भारतीय जनता पार्टी 4 साल तक उसको पालती रही। अब जाके एक साल पहले जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जब इस राज्य की ओर ध्यान दिया, तब जाके पार्टी में थोड़ी सी जागृति आई, संगठन में थोड़ा जागा संगठन, नेता थोड़े से सक्रिय हुए। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा फेस नहीं था जिसको सामने रखकर वो चुनाव लड़ा जा सके। जाहिर तौर पर पिछले चुनाव में भी रमन सिंह का ऐसा कोई चेहरा नहीं था, जो चेहरा था वो नरेंद्र मोदी जी का ही था। ये अलग बात है कि उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भी काम नहीं आया और रमन सिंह का चेहरा तो खैर तो क्या इस बार काम आएगा नरेंद्र मोदी का चेहरा? इस बार भी मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह
नरेंद्र मोदी ही प्रमुख हैं, तो उनका चेहरा कोई बहुत ज्यादा इस बार भी असर दिखा पाएगा। जी, लेकिन ये जो रणनीति है सीएम फेस ना बनाने की बीजेपी की, उससे क्या मायने निकालें? तस्नीम जी, आप बताइए, आखिर किस रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है? क्योंकि जिस भी राज्य के चुनाव हैं, सीएम फेस नहीं है, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल 2014 से हम देख रहे हैं कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव है, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें या पूरे देश के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो भाजपा जो है वो मोदी और अमित शाह इन दो चेहरों पर जो है वो दांव लगाते आई है। और 2014 में जरूर इसका फायदा मिला था, लेकिन उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को अब जो है कई बैक में आ गई है, या अब उसको खामियाजा यहाँ मैं कहूंगी कि उठाना पड़ रहा है उसी चेहरे का। क्योंकि जो सीएम फेस होने चाहिए राज्य में, उनके बगावत अब धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगी है। राजस्थान में भी अगर हम नजर डालें तो एक बार फिर से यहाँ पर सीएम का फेस नहीं बनाया गया है, जबकि वसुंधरा राजे जो है यहाँ पर सबसे कद्दावर नेता है और सबसे बड़ी नेता है भाजपा की। इसके अलावा वो यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, और अपने आप में उनका एक अलग जो है वो ओरा है, और वो अपने कद के साथ में किसी तरह का नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जरूर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि अगर हम फेस की ही बात करें, नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें हम उनके फेस की, तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में उनके नाम पर कोई वोट नहीं मिला था, कर्नाटक में उनके नाम पर कोई वोट नहीं मिला, बहुमत, यहाँ बहुमत शब्द सही रहेगा कि बहुमत नहीं मिला उनकी पार्टी को। इसके अलावा हम देखते हैं मध्य प्रदेश में उनको बहुमत नहीं मिला था उनके नाम पर, या छत्तीसगढ़ में उनकी जो सरकार है उसको पूर्ण बहुमत तब नहीं मिला था। तो इसीलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मोदी पीएम नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, अब उसके नाम पर जो वोट उन्होंने लिए थे 2014 में, उसके बाद से अब नहीं मिल रहे हैं। जोड़ तोड़ के सरकार बनाई गई है हर जगह पर। तो पूर्ण बहुमत यहाँ पर राजस्थान में भी हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में भी जब तक सीएम फेस नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता की नब्ज हम टटोलते हैं तो वसुंधरा राजे जनप्रिय नेता जरूर है, लेकिन उनका फेस अब तक यहाँ पर सीएम के तौर पर नहीं किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय जो वरिष्ठ नेता है उनमें और वसुंधरा राजे में हमेशा तनातनी रही है, किसी तरह की खींचतान रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं संघ से उनकी दूरी भी एक वजह है। वसुंधरा राजे की हमेशा से संघ से आरएसएस से दूरी बनाए रखी उन्होंने हमेशा। तो इसकी वजह से भी केंद्रीय जो भाजपा के नेता हैं उनसे नाराज हैं और उनको फेस नहीं बनाना चाहते। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी जितने भी आयोजन हो रहे हैं उनमें वो मंच पर जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन उनका वो कहीं ना कहीं बैक में करती हुई नजर आते हैं, जबकि यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को सामने लाया जाता है, जबकि जनता उनसे बहुत फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पर सीपी जोशी की हम यहाँ पर बात करें तो उनसे बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे को फेस नहीं बनाते हैं तो इसका खामियाजा भाजपा को जरूर भुगतना पड़ेगा। जी, सुधीर जी, क्या माना जाए, मध्य प्रदेश में तो सीएम शिवराज एक प्रसिद्ध चेहरा है, फेमस चेहरा है, मामा कहे जाते हैं, और ऐसे में मामा अपनी बात लोगों से कह भी रहे हैं कि अगर मामा नहीं रहेंगे तो क्या होगा, या आने वाले समय में वो उन्हें याद करेंगे। 18 साल तक उन्होंने प्रदेश को चलाया है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट करती है कि केंद्रीय मंत्रियों को या नेताओं को, बड़े नेताओं को यहाँ पर कैंडिडेट बनाकर उतार देती है विधानसभा चुनाव में, तो ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट है? देखिए, डायलॉग है, डर के आगे जीत है, भय के आगे जीत है। तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने का जिस तरह से भय सता रहा है, उसके चलते उसने किसी एक चेहरे पे दांव न लगाकर आधा दर्जन से भी अधिक बड़े या महत्वपूर्ण नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल समेत राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, और अब तो सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव मैदान में विधानसभा के उतारा जा सकता है। जाहिर है कि अनार एक है और बीमार कई है, और ये बीमार न सिर्फ कई हैं बल्कि इन बीमारों को मैदान में उतारकर उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की चाहत भी भारतीय आलाकमान ने जगा दी है। शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट है कि अब भारतीय जनता पार्टी के ब्लू आइड बॉय नहीं है, और
आला कमान ने कहीं कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर तय कर लिया है कि चुनाव के बाद अगरचे बहुमत आता है तो वह मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन उनका हर जगह मामा का ये कहना, लाडली बहनों को संबोधित करना और पूछना लोगों से, यह दर्शाता है कि उनके भीतर अभी भी कहीं ना कहीं पुनः मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा शेष है। और जब वो यह कहते हैं मैं चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, ये कहीं ना जी। कहीं उनकी व्यथा को उजागर करता है। जैसा कि तस्नीम जी ने कहा, राजस्थान में वसुंधरा और अशोक गहलोत सिर्फ दो ही पैन राजस्थान लीडर हैं। अन्यथा जितने लीडर हैं कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के, सबका दायरा बहुत सीमित है, बहुत संकुचित है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह ने एक अलग छवि अर्जित की थी, लेकिन बहुत ही दयनीय पराजय, शोचनीय हश्र के बावजूद के बाद अब वो उस तरह से सशक्त या प्रभावशाली नहीं रह गए हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल एक अच्छे संभावित चेहरा हो सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उनको वरीयता नहीं दी। तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और भी खराब है, वहां विधानसभा की 119 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200 और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन अगर तेलंगाना में देखें तो 119 में से 105 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा सकती थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास, चाहे वो राजस्थान हो या तेलंगाना, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। अभी हाल में नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर गए, वहां पर उन्होंने तुष्टीकरण का मुद्दा उछाला और ये कहा, ये कैसा प्रदेश है जहां पर कभी भी कर्फ्यू लग जाता है, जहां कभी भी कोई भी घटना ऐसी घट सकती है। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी जाकर मध्य प्रदेश में आने के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि मध्य प्रदेश बलात्कार में अव्वल है और वहां का खजाना खाली हो गया है और मध्य प्रदेश बहुत तेजी से कंगाल प्रदेश होने की ओर बढ़ रहा है। जाहिर है कि तुष्टीकरण का कार्ड अगर चल गया तो बात अलग है, अन्यथा चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले क्षति उठानी पड़ेगी। और ये पहला मौका है जबकि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के मुकाबले कहीं अधिक अंतर्घात है, अंतर्विरोध है और असंतोष है। तो आप ये मान के चलिए कि 4 राज्यों के चुनाव बहुत दिलचस्प होने हैं, कांटे के होने हैं और उसके नतीजे अप्रत्याशित होंगे। जी कितु जी। दिवाकर जी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सीएम भूपेश बघेल हैं वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर भी काम कर रहे हैं। तो आप ये मानेंगे कि जिस राह पर बीजेपी चलती थी उस पर अब कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल भी चलने लगे हैं, यानी कुल मिलाकर एक बड़ी टक्कर यहां पर दे सकते हैं। और जो उम्मीदें हमें बीजेपी से लगानी चाहिए थी अब उस राह पर कांग्रेस काम कर रही है। तो क्या इसका फायदा मिलेगा और क्या जो मोदी फैक्टर है वो काम करेगा या नहीं? देखिए, भूपेश बघेल बहुत चतुर राजनीतिक है। चुनाव जीतने के तुरंत बाद जिस तरह से चुनावी वादे किए गए थे वो फटाफट कुछ वादे उन्होंने तत्काल पूरे कर दिए। उसके बाद उन्होंने 2 चीजों पर ज्यादा फोकस किया। पहला फोकस इस बात पर था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठीक करनी चाहिए और दूसरा फोकस इस पर था कि आप राम और गाय, ये 2 जो मुद्दे बीजेपी के थे रहे हैं, उसमें उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया। आप चाहे राम गमन पथ की बात कर लें, चाहे गाय का गोठान की बात कर लें, चाहे गोबर की बात कर लें, चाहे मूत्र बिक्री की बात कर लें, कोई भी ऐसा मौका उन्होंने बीजेपी के लिए नहीं छोड़ा जिसको उठा के, जिसको लेके वो आगे चुनाव में जा सके। तो ये उनकी बड़ी सफलता है, बड़ी कूटनीतिक सफलता है भूपेश बघेल की इस मामले में कि उन्होंने बीजेपी को एकदम कॉर्नर करके रखा हुआ है। अब मेरे ख्याल में बीजेपी के पास में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। आपको याद होगा 2018 का जो चुनाव हुआ था वो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए दिया था। इतना महत्वपूर्ण घोषणा पत्र था कि उसने कांग्रेस को बम्पर मेजोरिटी दिला दी। 90 में से 68 सीटें कांग्रेस को मिली। वो इस वजह से मिली कि धान का मामला और बिजली का मामला, ये दोनों उन्होंने जो मुद्दे रखे अपने घोषणा पत्र में और भी बहुत से वादे थे, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण वादे थे इस पर प्रदेश की जनता ने पूरा भरोसा किया और इस भरोसे के आधार पर
पार्टी को बम्पर जीत मिली। लेकिन इस यहाँ आके भूपेश बघेल रुके नहीं। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जिस तरह से ग्रामीण केंद्रित योजनाएं बनाई, उन योजना की वजह से ग्रामीण रोजगार का सृजन हुआ और जो अर्थव्यवस्था जिससे उन्नत होनी थी वो हो रही है और लोगों को बहुत काम मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब ये देखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र किस तरह से ला रही है। क्योंकि क्या है कि भूपेश बघेल ने जिस तरह, क्योंकि अभी कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आना बाकी है। ये घोषणा पत्र जनरली क्या होता है, जब चुनाव की तिथियां घोषित होती है और मतदान के कुछ दिन पहले डिक्लेयर करते हैं। तो अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होंगे कि आप अपने घोषणा में क्या कौन से मुद्दे लाने वाले हैं, और कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि हम ऐसा क्या दें अब पब्लिक को, मतदाताओं को, ताकि वे हमारी तरफ बने रहे। तो ये बड़े दिलचस्प नजर आएगा जब ये दोनों घोषणा पत्र सामने आएंगे। और ये घोषणा पत्र, जैसे आप जानती है, भूपेश बघेल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उनके चाचा विजय बघेल को पाटन से उतारा है। इसके पीछे जो स्ट्रेटेजी रही है वो यही थी कि भूपेश बघेल को उनके निर्वाचन क्षेत्र में बांध के रखा जाए। पर चूंकि जो प्रदेश का नेता है, जो जन नेता है, उसको आप एक जगह बांध के नहीं रख सकते। पिछले चुनाव में भी वो अपने क्षेत्र में नहीं के बराबर गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी उन्हें वहां बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। उनका जो सारा समय जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ को जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से फाइट भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए थी, हालांकि आप अखबार की बात छोड़ दें, सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसकी बात छोड़ दें, और भी लोगों की जो बातें सामने है उसको भी छोड़ दें, तो भी मुझे लगता है कि मुकाबला तो होगा, और ये मुकाबला बहुत कांटे का होगा ऐसा नहीं है। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 2018 के चुनाव में जो उन्होंने खोया है, इतना ज्यादा खोया है जिसको पाने में उनको बहुत समय लगेगा। हो सकता है अगला और चुनाव उनको लड़ना पड़े ठीक से। तो मुझे लगता है कि उनकी सीटें तो निश्चित रूप से बढ़ेंगी, पर फिर मेरा अपना आकलन ये है कि वे 46 तक नहीं पहुंच पाएगी। सरकार बनाने के लिए पार्टी को 46 सीटें चाहिए, किसी भी पार्टी को। तो मुझे नहीं लगता कि वहां तक पहुंच जाएंगे। इससे कहीं ज्यादा जो सर्वे भी आ रहे हैं, जो सर्वे अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में अपना परचम लहराने वाली है। जी तस्नीम जी, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से अभी एक बड़ी सभा हुई थी और उसमें कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने जो मंच का पूरा संचालन है वो सांसद दिया कुमारी को दिया था, और वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं साइडलाइन करते हुए या उपेक्षित करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या इसके मायने निकाले जाएं और क्या इसका प्रभाव वसुंधरा राजे पर नहीं पड़ेगा? वसुंधरा राजे पर की सीट की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल सेफ सीट है वसुंधरा राजे के लिए। मैं कह चुकी हूँ कि वो एक लोकप्रिय नेता है यहाँ के, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो यहाँ की जनता ने उनके जरिए नहीं देखी है, वसुंधरा राजे के जरिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी। और वसुंधरा राजे को मंच पर बैठाना भाजपा की मजबूरी है। चाहे हम पीएम नरेंद्र मोदी की सभाओं की बात करें तो ये उनकी मजबूरी है कि वो जनता के सामने उनके साथ में बैठे। लेकिन अब ये तो साफ हो चुका है कि वो भाजपा का चेहरा यहाँ पर नहीं रहेंगी। अगर भाजपा चुनाव जीतती भी तो वसुंधरा राजे को वो नहीं सामने लाती, यानी कि उनको यहाँ पर सीएम नहीं बनाया जाता, और जनता ये बात समझ चुकी है। तो जहां तक मेरा ख्याल है वसुंधरा राजे के भी जो सपोर्टर्स हैं वो ये नहीं चाहते भाजपा के जो है बाकी जी भाजपा के जो बाकी लोग हैं वो किसी तरह से जीते, क्योंकि उनका अपना एक बड़ा प्रभाव है। तो वसुंधरा राजे और गहलोत की हम बात करें तो इन दोनों की दोस्ती जो है वो जग जाहिर सी है कि दोनों किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट भी यहाँ पर करते दिखाई देते हैं। कई मौकों पर हमने यहाँ पर देखा है। तो वसुंधरा राजे का जो खामियाजा है वो भाजपा को बड़ा उठाना पड़ेगा। और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस अपने काम के दम पर राजस्थान में एक पैठ बना चुकी है। राजस्थान की जो योजनाएं हैं वो दूसरे राज्य जो है वो लेने लगे हैं। मध्य प्रदेश में भी हम देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह का जो देने का वहां पर शुरू की है योजना। तो वो योजना जो है वो पिछली सरकार में अशोक गहलोत कर चुके हैं उन योजनाओं को। लेकिन उन योजनाओं पर तब मोदी लहर में नहीं मिला था। ये भी लग रही थी कि वसुंधरा राजे
कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, क्या ऐसा कुछ माहौल लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई चर्चा नहीं है। वो सीधे तौर पे कांग्रेस में, क्योंकि वसुंधरा राजे जिस तरह की नेता हैं, वो विचारधारा से समझौता नहीं करती हैं। तो जहां तक है संभव है, वो भाजपा तो नहीं छोड़ेंगी, लेकिन उसके बावजूद भाजपा को नुकसान पहुंचाना भी नहीं छोड़ेंगी। ये भी यहाँ पर हम मानकर चले कि नुकसान जरूर भाजपा को वो खुद भी पहुंचाएंगी, क्योंकि उनकी सीट तो वो सेफ है। उनका अपना बेटा जो है, वो उसकी जो सीट है वो सेफ है। दुष्यंत जो उनके बेटे हैं, सांसद जी। हैं, इन सभी की सीट तो सेफ है। लेकिन जहां तक हम कांग्रेस को देखते हैं या भाजपा को देखते हैं, तो भाजपा के पास अगर वसुंधरा का चेहरा नहीं, अगर वसुंधरा नहीं, जनता जानती है कि वसुंधरा नहीं तो भाजपा नहीं। ये नारा यहाँ पर बहुत आम है हर घर में, कि अगर वसुंधरा चेहरा नहीं है तो भाजपा भी उन्हें नहीं चाहिए किसी भी तरह से। और जो लोग वसुंधरा राजे के सपोर्टर है, खालिस वसुंधरा राजे के सपोर्टर हैं, तो वो भी ये चाहते हैं कि अगर वसुंधरा चेहरा नहीं है तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। और कांग्रेस के हम यहाँ पर फिर से बात करें तो गहलोत सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर काम किया है, तो जनता और उसकी यहाँ पर जो हाईजैक करने की बात हुई थी छत्तीसगढ़ में, जो भाजपा के क्या हिंदुत्व हाईजैक करने की बात हुई थी, ठीक उसी तरह राजस्थान में उन्होंने मोदी का जो पीआर है, पीएम मोदी का जो पीआर है, उसको कहीं ना कहीं हाईजैक किया है। तो यहाँ पर हम देखा है हमने इस साल में, इस नए साल से मैं शुरुआत से कहना चाहूंगी 2023 में, कि यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने वो पीआर भी हाईजैक किया है कि उन्हें किस तरह से प्रचार करना है, कि उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं दी। जबकि इससे पहले जब वो 5 साल पहले जब मुख्यमंत्री थे, 10 साल पहले, तो उस समय यही योजनाएं दी। तब भी मुफ्त इलाज की योजना थी। उसके अलावा उन्होंने पेंशन योजना जो है तभी पिछले कार्यकाल में शुरू की थी, चाहे वो विधवा पेंशन योजना हो, बुजुर्ग पेंशन योजना हो, विकलांगों को पेंशन योजना हो, कई लोगों को उन्होंने पेंशन योजना शुरू की थी। और सामाजिक जो है उन्नति पर उन्होंने ध्यान दिया है कि सामाजिक सुरक्षा जो है लोगों को मिले, उनके हाथ में पैसा रहे। तो ये सारी योजनाएं शुरू की थी, लेकिन उसकी उस तरह से प्रचार नहीं हो पाया था जिस तरह से होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि गहलोत इन योजनाओं के साथ में प्रचार में उतरे हैं, जबकि पिछली बार इन्हीं गहलोत की ये सोच थी कि वो काम कर चुके हैं, जनता उनको काम के आधार पर वोट देगी। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि काम के साथ काम का प्रचार जो है वो भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उनको जरूर मिलेगा, कांग्रेस को यहाँ पर। लेकिन भाजपा की जब हम बात करते हैं, तो भाजपा को वसुंधरा राजे की नाराजगी का जो नुकसान है वो यहाँ पर जरूर होगा। और तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में भी मैं करना चाहूंगी। राजस्थान में तुष्टीकरण को लेकर बड़ा जो माहौल है वो भाजपा नहीं बना पाई है किसी भी तरह से तुष्टि। और कर्फ्यू की बात नरेंद्र मोदी यहाँ जयपुर में देखते हैं, कुछ दिनों की हत्या होती है, एक लिंचिंग होती है, उसको हम हत्या नहीं कहेंगे, लिंचिंग होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से यहाँ के डीजीपी हैं जो उमेश मिश्रा जी, जिस तरह से तत्परता से पुलिस काम कर रही है किसी भी मसले पर, चाहे वो उदयपुर के एक हत्याकांड की बात हो, अलवर की बात हो, चाहे जयपुर में हाल ही में वे इस हत्याकांड की बात हो, तो जितनी तत्परता से काम कर रही है, कर्फ्यू नहीं लगा राजधानी जयपुर जैसी जगह पर, और सिटी के उस इलाके में वो हुआ लिंचिंग हुई थी, जो सबसे सेंसिटिव एरिया है। अगर उस सेंसिटिव एरिया में भी ये तुष्टीकरण या फिर किसी तरह की अगर बड़ी जो है वो दुर्घटना हुई, तो इसका मतलब ये समझिए कि जनता जो है कहीं ना कहीं अब शांति चाहती है, वो राजनीति नहीं चाहती है। हत्याओं पर भी राजनीति वो नहीं चाहती है। वो यहाँ पर समझने लगी है कि ये राजनीति उनके लिए ठीक नहीं है। जी सुधीर जी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह का एक्सपेरिमेंट अब किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो सांसद हैं उनमें नाराजगी बनी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय की बात ही करें तो उन्होंने खुद कहा था कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इन सांसदों को या केंद्रीय मंत्रियों को बाध्य किया जा रहा है, मजबूरी में वो ये सब काम कर रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर अंदर क्या माना जाए, किस तरह की यहाँ पर नाराजगी दिखाई देगी? क्योंकि अंदर खाने कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी में अंदरूनी रूप में अब नाराजगी का दौर चल गया है। देखिए, यह पहला मौका है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के मुकाबले कहीं अधिक असंतोष, अंतर विरोध और भगदड़ है।
मध्य प्रदेश में लगभग 40 नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। टिकट बंटने के बाद आप ये मानकर चलिए कि इससे कहीं अधिक बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संशय या असमंजस का शिकार है, उससे जाहिर है कि प्रत्याशियों के चयन में वो कितनी भी सतर्कता बरते, असंतोष और ज़्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के पास के इन चारों पांचों राज्यों में ये है कि वो न सिर्फ फेसलेस है बल्कि इशूलेस भी है। वो चेहरा विहीन है और मुद्दा विहीन भी है। किसी भी राज्य में जहां वो सत्ता में नहीं है, वो सरकार के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण जन आंदोलन खड़ा करने में विफल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगह पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। मध्य प्रदेश में जो सरकार 4 साल से चल रही है, उसका सुहाग जो है उधार के सिंदूर पर है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कुछ कांग्रेसी विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन न थामते तो आज यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहती। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की रुचि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज या अन्य प्रगति के संस्थान या मानक रचने के बजाय मंदिर बनवाने, मूर्तियां बनवाने, लोक की तर्ज पर अलग अलग महापुरुषों और अवतारों और लोगों की स्मृति में महालोक खड़े करने में अधिक है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश कंगाली की ओर बढ़ रहा है, वो बहुत गंभीर स्थिति है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में यहाँ तो आप तो कैलाश विजयवर्गीय की या और लोगों की बात कर रही हैं, इवन गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ विधायक ने अपनी मंशा जाहिर की है कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शरीक हैं। फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है, हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत नगण्य हैं, तो गोपाल भार्गव से लेकर प्रहलाद पटेल और अन्य नेता, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं, और फग्गन सिंह कुलस्ते एक आदिवासी नेता और मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं। उनके क्षेत्र में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगले आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे। तो जाहिर है कि सत्ता में अगरचे आते भी हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से महत्वाकांक्षाएं जागृत हो रही हैं, पार्टी के नेतृत्व को बहुत अधिक विषम और परेशानी वाले माहौल का सामना करना पड़ेगा। तो मुद्दा विहीन होना, चेहरा विहीन होना, कोई आंदोलन खड़ा न कर पाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सामान जुटा रही हैं। और अभी आज की तारीख में बहुत निश्चित तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि पांचों राज्यों में पलड़ा कहीं ना कहीं गैर भाजपा दलों का। मैं गैर भाजपा दल इसलिए कह रहा हूँ कि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति सत्ता में है, केसीआर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनके बेटे कार्यवाहक पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी तेलंगाना गए, उन्होंने वहाँ जनसभा में कहा कि भारतीय राष्ट्र समिति ने हमको चुनाव के पहले ऑफर किया था कि वो एनडीए से जोड़ना चाहते हैं। तत्काल वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसका खंडन किया और अभी जो ताजा बयान आया है उनके कार्यवाहक अध्यक्ष को बेटे केटीआर का, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण खुद उनके पास आए थे कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी की संख्या दी है और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य का खंडन किया है, और इसी हताशा में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय इमली बोर्ड का गठन किया है। और इमली का गठन इसलिए किया गया है कि तेलंगाना महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक इमली उत्पादक और उपभोक्ता राज्य है। लेकिन मुझे लगता है कि सारे दांव उनके विफल होते जा रहे हैं और अंततोगत्वा जनता जिस तल्लीनता से, जिस मनोयोग से सारी गतिविधियां देख रही है और घृणा की राजनीति से वो लगातार उबती जा रही है, आने वाला समय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सामान जुटाएगा। आज की तारीख में मुझे ये प्रतीत होता है। जी दिवाकर जी, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे नाम हैं जो दल बदल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये किस तरफ से होगा, क्या मानते हैं?
देखिए, दल बदल कोई बहुत कोई बड़े नेता इधर से उधर हो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को तब लगा था जब कुछ महीने पहले नंद कुमार साय, जो आदिवासियों का बड़ा चेहरा भाजपा का रहा है, उन्होंने भाजपा छोड़ के जो कांग्रेस में वो शामिल हो गए। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि नंद कुमार साय जो है वो फाउंडर मेंबर माने जाते हैं इस प्रदेश भाजपा के। तो वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनकी अच्छी खासी ख्याति रही है और बड़ा चेहरा था वो। तो वो जब यहाँ से निकल गए, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा चेहरा इधर से उधर नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से भाजपा में जाने का में कोई किसी को तुक समझ में आ रहा हो। तो अभी तक ऐसा कोई, मेरे नजर में ऐसा कोई वाकया नहीं आया है, और न ही भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा नेता शिफ्ट होकर कांग्रेस में आया हो। तो ये बहुत कम है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो नए चेहरों को तरजीह दे रहा है और तो और सांसदों को भी मैदान में उतार रहा है। आपको याद होगा 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस चुनाव में पार्टी ने जितने सिटिंग एमपी से सबके सब चेहरे पूरे बदल दिए थे और नए चेहरों को उन्होंने मौका दिया था। ऐसे चेहरों को मौका दे दिया था जिनका कोई जमीनी प्रदेश के स्तर पर कोई बहुत ज्यादा जड़ें नहीं थी। लेकिन हमने जब देखा कि जब रिजल्ट आया तो हमने देखा कि 11 में से 9 सीटें जो है वो जो अनजान से जो चेहरे थे वो जीत गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो इस बार भी छत्तीसगढ़ से भी इस तरह का कोई प्रयोग होने जा रहा है। अभी तो केवल विजय बघेल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको मैदान में उतारा गया भूपेश बघेल के खिलाफ। लेकिन हम सुन रहे हैं कि रेणुका सिंह जो एकमात्र केंद्र सरकार में मंत्री है छत्तीसगढ़ से, शायद उनको भी चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ और भी सांसदों के नाम है। मुझे ये लगता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट कर रही बीजेपी वो 2024 के चुनाव को ध्यान में रख के कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और वो ये इस बात का टेस्ट कर रही है कि ये जो चेहरे जो सिटिंग एमपीज है, इनको यदि ये चुनाव हार जाते हैं या चुनाव जीत जाते हैं, हार जाते हैं तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में शायद वो बदल दिए जाएं, और वो जीत जाते हैं तो ये भी संभव है कि उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़ा दिया जाए। यही मेरा सवाल है, हो सकता है, यही मेरा सवाल है दिवाकर जी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो केंद्रीय चेहरे आएंगे तो क्या लोग उनसे कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव जो 2019 का हुआ था और 2014 का जो हुआ था उसमें चेहरा केवल मोदी का काम आ रहा। पीएम चेहरे पर वोट पड़े, जैसे कि आपको याद होगा 1977 में चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, उसमें जनता पार्टी ने कांग्रेस का पूरे देश से सफाया कर दिया था और ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत गए थे जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं रहा। तो लगभग ऐसी ही स्थिति नए चेहरों के मामले में भारतीय जनता पार्टी में 2019 में भी की थी और उन्हें उसमें सफलता मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने पहले आपको बताया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि और इसकी वजह से ये 5 राज्यों के जो चुनाव है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर उनका अपना आकलन करने में उससे मदद मिलेगी। और बिल्कुल ये देखना होगा कि बीजेपी जो नई रणनीति के तहत ये सीएम फेस नहीं लिया है किसी भी राज्य में, उसका कितना फायदा या कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कई राज्यों में अच्छी पोजीशन में है, किस तरह से उनका लाभ मिलेगा ये आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क।